हाँ भी दोस्तों, वॉइस ऑफ ईस्ट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਾਕਾਰਨੀਆਂ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। नंबाला केशव राव एलियस बसवा राजू उन्होंने 21 मई 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 28 माओवादियों के समेत करेगुट्टा दी पहाड़ियां दे विच एनकाउंटर दे विच मार दिता गया सीगा। इसी तरह सुधाकर ते भास्कर दा ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ। ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਓਇਸਟ ਲੀਡਰ ਕੋਸਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਰਾਜੂ ਦਾਦਾ ਇਹ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨੂ ਗੋਪਾਲ ਇਲੀਅਸ ਸੋਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 61 ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਪੇਸ਼ ਉਰਫ ਇਲੀਅਸ ਸਤੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ 210 ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਇਸਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਾਂ 112 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪੁਲੇਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ एलियस चंद्राना, और दूसरा हैगा स्टेट कमेटी मैंबर बंदी प्रकाश एलियस प्रभात, ये स्टेट कमेटी मैंबर है। इन्होंने सरेंडर किया जानी 28 अक्तूबर को DGP बी शिवादाकार रेड्डी हैदराबाद विखे। तो इन्हां घटनावां दे बारे च बहुत घट जड़े मीडिया दे विच या सोशल मीडिया दे विच बहुत घट प्रोग्रेसिव विचारां दे ਜਾਂ कह लो कि ईमानदारी दे नाल सही गल कहण वाले लोगों ने प्रतिक्रम किया। ते उन्हां दे विचों सोनी शोरी ते हिमांशु कुमार जी, इन्हां दे प्रतिक्रम जिहड़ा हैगा सुनन नूं मिले नेगे। हिमांशु कुमार जी दे नाल जिहड़े बहुत ही फेमस सारिਆਂ ਦੇ जाने पछाणे गांधीवादी कारकुन है, जिन्हां ने किसी समय दांतेवाड़ा दे विच एक दहाका आदिवासी पिंड दे विच दो दहाके आदिवासी पिंड दे विच उन्हां ने काम कीता। ते अल्टीमेटली जदों ही उन्हां ने जिहड़ा सलवा जुडम ते दूसरा बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट दे वो विरोध दे विच आए, उन्हां ने ये कहा कि यह गलत कर रही है सरकार, इस तरह की जिहड़ी हैगी हिंसा दा राह अख्तियार अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने आश्रम नूं भी जिहड़े दे विच इन्नी मेहनत दे नाल उहदी बहुत सारिया फैकल्टी जिहदे विच हॉस्पिटल वगैरह भी सीगे, लाइब्रेरी सी, होर बहुत सारे जिहड़ा एक पूरा कंपलैक्स उन्होंने अपनी मेहनत दे नाल ते लोकां दे सहयोग दे नाल उसारिया सी। उहनूं बुलडोजर लिया के 2009 दे विच सरकार ने जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल तबाह कर दिता गया ते उन्हां नूं उस राज दे विचों देश निकाला दे दिता गया। ते उदों BJP दी ही सरकार सी स्टेट दे विच। ते उस तो बाद उन्होंने उन्हां नाल मेरी 6 महीने पहला भी पिछले साल जिहड़ी गलबात हुई सी, उन्हां दी मैं जीवन कहानी जानने की कोशिश की सी, जिहड़ी YouTube दे उत्ते 4 जिहड़ियां एपीसोड्स दे विच मैं अपलोड की सी। ते मैं इस पक्षों खुशकिस्मत हाँ कि दूजी बार फिर उन्हां नाल ये गलबात करन दा मैनूं मौका मिल रहा हैगा। ते अज दा जिहड़ा टॉपिक हैगा वो यही जिहड़ा माओइस्टां दा पिछले समय दे विच उन्हां ने जो प्रतिक्रम दिता
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਮ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, कि एक गांधीवादी होने के बावजूद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो माओइस्टों का कैसे उनके एक तरफ एक ढंग से उनका समर्थन कैसे कर रहे हैं। तो इसमें सवाल माओइस्ट का समर्थन करने का नहीं है, सवाल है गांधी की जो बुनियादी सीख है या समझ है, वो है कि जुल्म की मुखालफत होनी चाहिए जी, जुल्म को कबूल नहीं करना है। और गांधी कहते हैं कि हिंसा से अहिंसा श्रेष्ठ है, लेकिन अहिंसा कायरता से हिंसा श्रेष्ठ है। ओके, तो किसी भी हालत में कायरता स्वीकार नहीं है। तो अगर आप अहिंसा से लड़ सकते हैं लड़िए, लेकिन अगर वहां अहिंसा काम नहीं कर रही है और कायरता आपके ऊपर आ रही, तो कायरता से फिर हिंसा श्रेष्ठ है। फिर आप किसी भी तरीके से हथियार उठा के कैसे भी अन्याय का मुकाबला करो। गांधी जी के आश्रम की घटना है कि एक आश्रम की महिला ने पूछा प्रार्थना सभा में कि बापू, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे, हमारी इज्जत पे हमला करे, तो क्या हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि तुम तलवार लेकर उसका मुकाबला करो, मैं तुम्हें अहिंसा का प्रमाण पत्र दूंगा। तो जब आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप उस समय कहें कि मैं अहिंसक हूं, मैं तो आपको जुल्म करने दूंगा, आप करते रहो, वो अहिंसा नहीं है, वो कायरता है। तो कायरता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, मतलब स्वीकार नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि माओवादियों ने की जो लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ है। जिस तरीके से भारत में कास्ट अपने आप में एक अन्याय है बहुत बड़ा, और वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, संस्थागत अन्याय है कि हमने कई करोड़ लोगों को एक ऐसी अन्यायपूर्ण स्थिति में धकेल दिया है जहां उनके साथ भेदभाव, नफरत और उन्हें गरीब बना के रखने की पूरा एक सिस्टम है। वो जो दलित है भूमिहीन होगा, भारत के 80% दलित भूमिहीन है। उस भूमिहीनता के कारण वो उत्पादन के साधनों से वंचित हो गए। उत्पादन के साधन नहीं है इसलिए गरीब है, गरीब है तो फिर रेप भी होगा उनकी महिलाओं के साथ, उनको पीटा भी जाएगा, उनको मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, पीने के पानी के घड़े को छू लेंगे तो घड़ा उनकी हत्या हो जाएगी। इस तरीके से एक पूरा अन्याय का तंत्र मौजूद है भारत में। और जब उसके सामने कोई लड़ने जाता है तो ये जो ताकतवर तबका है, जो सवर्ण भी है, अमीर भी है, पैसे वाला भी है, भारत में कास्ट और क्लास एक हो गए। जो सवर्ण वर्ग है वो अमीर वर्ग भी है, वर्ण और वर्ग एक हो गया है। तो भारत में जब दलित या गरीब या दलित और पिछड़ा ये मिलकर के अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो जो अमीर और सवर्ण है वो हथियारों के साथ हमला करता है। तो इन्होंने जो नक्सली या माओवादी बाद में जिन्होंने अपने को कहा, चाहे वो श्रीकाकुलम वगैरह से जो अन्य वो लड़ाई शुरू हुई कम्युनिस्टों के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ और कास्ट वायलेंस के खिलाफ, जिसको बाद में नक्सल आंदोलन भी कहा और फिर माओवादी आंदोलन भी कहा गया, उन्होंने इसी ताकतवर तबके के हथियारबंद हमलों के खिलाफ हथियार उठाए थे। तो उसको किसी भी रूप में गलत नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि इस देश में नॉन वायलेंट तरीके से लड़ने वाले भी लोग थे। सारे मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे सीपीआई, सीपीएम, ये सब तो संसदीय लोकतंत्र में लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में अगर अहिंसक लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके ऊपर हमला नहीं हुआ, उसके ऊपर भी हमला हुआ। आप देखिए इन पार्टियों के भी कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, कितने गांधीवादियों की भी हत्या हो गई, कितने सर्वोदय के लोगों की हत्या हो गई। तो इस देश में अन्याय का विरोध करने वालों को फर्जी मामलों में फंसाना, जेल में डालना, ताकतवर तबके द्वारा उसकी हत्या कर देना, इसकी एक पूरा सिस्टम है। और वो आज भी है। आज भी आप देखते हैं जो बिना हथियारों के लड़ने वाले मजदूर नेता हैं, मजदूर कार्यकर्ता हैं, चाहे आपकी ये नवदीप रही हो हरियाणा की, चाहे शिव कुमार रहे हो, दलित एक्टिविस्ट हैं, इनको किस तरह से बुरी तरह सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, डंडे मारे गए गुप्तांगों पे पुलिस द्वारा हरियाणा में, सिर्फ मजदूरों की आवाज उठाने की वजह से। तो ये जो हिंसा है, ये ऐसा नहीं कि माओवादियों ने हिंसा करी है, पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है, सरकार है, ताकतवर तबके हैं, ये सारे हिंसक हैं और इनके पास माओवादियों से ज्यादा हथियार हैं। आप जानते हैं इस देश में किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा हथियार है? बीजेपी के पास, आरएसएस के पास सबसे ज्यादा हथियार है। माओवादियों को तो यूं ही बदनाम किया गया है कि उनके पास हथियार है, ज्यादा हथियार तो इनके पास है और सवर्णों के पास है। ये अपनी कास्ट हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए किसी भी तरह के समाज सुधार का हिंसक दमन करते हैं। तो ऐसे दमनकारी माहौल में अगर दमित लोगों ने या उनका सपोर्ट करने वाले कुछ नौजवानों ने कहा कि हम हथियार के साथ इनका विरोध करेंगे, तो उसको मैं किसी भी नैतिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, सोशियोलॉजिकल तरीके से कंडेम नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। नहीं, एक बात है हिमांशु जी, सोनू और रूपेश ने जो सरेंडर किया है, तो एक तरह वो भी अहिंसक रास्ते पर आए हैं ना, हथियार छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। वो भी कहते हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे, हम संघर्ष छोड़ा नहीं है, हमने हथियार छोड़े हैं। आपने भी अहिंसक तरीके से वो दंतेवाड़ा में 2 दहाके तक जो संघर्ष किया, तो आप जैसा संघर्ष करना चाहते हैं, आपने उसकी और उनकी आलोचना क्यों की है? नहीं, मैंने आलोचना नहीं करी है, मैंने सिर्फ एनालिसिस किया है कि क्या हालत है और क्या हो सकता है, हमें क्या लगता है कि क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि रुपेश ने, सोनू तो कुछ बोले नहीं है, वो तो चुप हैं, उनका तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। रुपेश का स्टेटमेंट 2-3 आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो हथियार छोड़ने के बाद डेमोक्रेटिक स्पेस में आदिवासियों के मुद्दों पर काम करेंगे। तो उस पर मेरा ये समझ है कि जिस स्पेस में आके वो काम करने की बात कर रहे हैं, पहले तो उनको ये असर्टेन करना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वो स्पेस मौजूद भी है। हम बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में क्या डेमोक्रेटिक स्पेस छोड़ा गया है? क्या बस्तर में बिना हथियार की लड़ाई कोई लड़ सकता है? खास तौर से बस्तर में जो कॉरपोरेट का हमला है, जो वहां के खनिजों को लूटने के लिए जिस तरह से लाखों सिपाहियों को वहां ला करके, मतलब लाख से तो ऊपर ही है सिपाही वहां पर बिठा दिया गया है। ऐसे में जब सोनी सोरी ने निहत्थी डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़नी शुरू करी, तब क्या किया गया? सोनी सोरी को थाने में ले जाकर निवस्त्र करके बिजली के झटके दिए गए, प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए गए। विनायक सेन ने, डॉक्टर थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से सिर्फ एक रिपोर्ट सलवा जुल्म के खिलाफ प्रकाशित कर दी, उनको फर्जी मामले में फंसा करके जेल में डाल करके उम्र कैद दे दी गई। सुधा भारद्वाज या और जितने भी वहां काम करने वाले डेमोक्रेटिक स्पेस में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, मैं था,
मेरे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया गया, 5 बार पुलिस ने मेरी मर्डर की कोशिश करी, लास्ट में मुझे छत्तीसगढ़ से तड़ी पार कर दिया गया। तो वो डेमोक्रेटिक स्पेस है क्या? एग्जिस्ट करता भी है कि उसमें काम करोगे? क्या रुपेश ये कल्पना कर रहे हैं कि वो वहां पर अमित शाह कॉरपोरेट को लाकर अडानी वगैरह को बस्तर की जमीन देगा और रुपेश आदिवासियों के साथ मिलकर के अमित शाह का विरोध करेंगे तो अमित शाह सहन कर लेगा? अगर वो ये कल्पना कर रहे हैं तो बड़ी गुलाबी कल्पना है, क्योंकि हमारा तो विरोध स्वीकार नहीं होता वहां। हम लोग अगर आदिवासियों के साथ मिलकर के कितने ही हम लोगों ने संघर्ष किए, चाहे वो अभी भी पिछले कई सालों में भी बेलाडीला के इलाके में जो आयरन की माइनिंग हो रही है, अभी तो प्राइवेट कंपनियां कई सारी घुसा दी गई हैं, वो लोग आदिवासियों की जमीनों पर डस्ट डंप कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीनें बर्बाद हो रही हैं, बंजर हो जा रही हैं। वो पानी जो है गंदा पानी, वो पानी के स्रोतों में जा रहा है, नदी में जा रहा है। उसको रोकने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो उन कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। अभी पिछले दिनों हिडमे नाम की वहां आदिवासी लेडी को जेल में डाला गया, 2 साल जेल में रखा गया क्योंकि उसने अडानी का विरोध किया। तो आज भी डेमोक्रेटिकली अगर आप बिना हथियार के काम करें तो आपको जेल में डाला जा रहा है। तो ऐसे में रुपेश कौन से स्पेस की बात कर रहे हैं कि हम आके यहां पर डेमोक्रेटिकली काम कर लेंगे? वो तो स्पेस मौजूद ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। तो आपको जान बचानी थी, वो आपका अधिकार है। अब ये कहिए हम मरना नहीं चाहते थे इसलिए हमने आत्मसमर्पण किया, बिल्कुल ऑनेस्ट, ये ईमानदार स्वीकारोक्ति है, ये आपका कबूलनामा हमें मंजूर है। आपको जान बचानी थी, आपका अधिकार है, आपने हथियार सौंप दिए सरकार को, ठीक है, आप जानिए। लेकिन आप जो अगली बात कह रहे हैं कि हम जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे गैर हथियारबंद तरीके से, वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है। क्योंकि आप ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि स्पेसिफिकली वो जो आदिवासी बैलेट है या दंडाकारनिया बैलेट है या वो 5-6 स्टेट्स का जो इलाका है उसमें आर्मड स्ट्रगल के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचा? नहीं, सरकार ने नहीं छोड़ा। सरकार ने नहीं छोड़ा। सरकार ने जो अनआर्म्ड स्ट्रगल है, अब देखिए वहां के आदिवासियों ने एक संगठन बनाया, मूलवासी बचाओ मंच। वो एक दूसरा ऑप्शन था कि चलो हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम बस्तर के आदिवासी हैं नौजवान, हम लोग डेमोक्रेटिकली अपनी बात उठाएंगे। सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। और क्या कहकर बैन लगाया? उस ऑर्डर में लिखा है कि ये संगठन सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, इसलिए हम इस संगठन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो जहां सरकार गैर हथियारबंद किसी भी संगठन के आलोचना को भी सहन नहीं कर पा रही है, उसमें रुपेश ये कहते हैं। लेकिन वो तो सरकार ने मान लिया है। रुपेश के ने बताया, देखो जो 3 मांगे हैं उनमें सरकार ने मानी है उनकी, उसमें ये एक मांग ये भी है कि मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया गया है। देखिए हमें तो आप क्या मांग करेंगे इस स्थिति में सरकार से? आप भी तो ऐसे ही मांग करेंगे कि हमें डेमोक्रेटिक स्पेस दी जाए? उन्होंने ही मांग की है। नहीं, वो मांग करें, उनकी मांग करने का अधिकार है, उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, वो मांग करें। लेकिन अभी देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। अभी तो सरकार का ये वादा है, और सरकार के इस तरह के वादे हमने बहुत देखे हैं बस्तर में। वादा तो ये भी किया गया था जिस वक्त एलेक्स पॉल मेनन को, जो कलेक्टर थे सुकमा के, जब अरेस्ट किया गया तब रिहाई के वक्त ये वादा किया था सरकार ने कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो जेल में बंद माओवादी मामलों में जो निर्दोष आदिवासी बंद हैं, उन मामलों में हम उन आदिवासियों की रिहाई करवा देंगे। एमएन बुच, जो निर्मला बुच थी, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई। लेकिन किसी आदिवासी को उस कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से, कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, कोई रिकमेंडेशन ही नहीं आई, किसी को छोड़ा ही नहीं गया।
तो सरकार के वादे जो है वो हवा हवाई होते हैं। अभी तो मान लो मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, मैं ये तो स्वीकार कर लेता हूं कि नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके जो पदाधिकारी जेलों में हैं, नौजवान बहुत सारे हैं। मैंने खुद उन नौजवानों का मामले मानवाधिकार आयोग को भेजे थे लिख करके, जिसमें रघु है, सुनीता पोटाम है, रघु मिडियामी, सुनीता पोटाम, इसके अलावा बहुत सारे नौजवान और हैं बीजापुर के जो जेलों में हैं। क्या सरकार इनके ऊपर से केसेस ड्रॉप कर देगी, हटा देगी? क्योंकि केसेस जो बनाए हैं वो मूलवासी काम करने के नहीं बनाए। सरकार तो बहुत बदमाश है ना, वो ये थोड़ी कहती है कि ये लोग डेमोक्रेटिक काम कर रहे थे इसलिए हम इनको जेलों में डाल रहे हैं। वो तो ये कहती है ये लोग माओवादी थे, इन्होंने तो ये बम लगाया, इन्होंने ये हमारे सिपाही को मार दिया, इन्होंने ट्रक उड़ा दिया, ऐसे झूठे केस बनाती है। वे सोनी सोनी पर जो 7 केस बनाए थे वो ये थोड़ी बनाए थे कि ये जो है सरकार की आलोचना कर रही है, मानवाधिकार के मुद्दे उठा रही है। वो तो केस ये बनाए थे, इसने थाना उड़ा दिया, इसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गोडाउन उड़ा दिया, इसने ट्रक उड़ा दिया, इसने माओवादियों के लिए पैसा इकट्ठा किया, झूठे आरोप लगाती है। तो इन मूलवासी बचाओ मंच के जो पदाधिकारी जेलों में हैं उनके ऊपर भी फर्जी मामले बनाए हुए हैं। तो क्या सरकार ये कह देगी हाँ हमने फर्जी मामले बनाए थे, लो वापस ले लेते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो अभी लंबे समय तक उनको जेल में रखा जा सकता है, और अगर वो बाहर आ भी जाते हैं और वो अपनी लड़ाई पहले की तरह जारी कर देते हैं। उनकी लड़ाई क्या थी मूलवासी बचाओ मंच की? जल, जंगल और जमीन की। वहां देखिए क्या हो रहा है, अभी बड़े पैमाने पर सिपाहियों को रख दिया गया है, और बस्तर में लोहा है बहुत अच्छी क्वालिटी का, टिन है, जो सारे भारत में ज्यादा तर जो टिन है वो सिर्फ दंतेवाड़ा में है। बहुत अच्छी क्वालिटी का टिन है जिससे कार वगैरह सब बनती हैं। इसके अलावा रेड डायमंड है जिसको रूबी कहते हैं, वो बस्तर में है, और ये सब बहुत बड़ी तादाद में है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है आदिवासी इलाकों में। अब क्या किया जा रहा है, इन पर कब्जा करना है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को, देशी विदेशी, अडानी वगैरह भी हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को, ये पॉलिटिशियंस को, अडानी, ये अपना अमित शाह, मोदी वगैरह, इन सबको रिश्वतें दे देते हैं, और चीफ मिनिस्टर वगैरह। अब इस पर कब्जा करने की लड़ाई पॉलिटिशियन लड़ने लगते हैं, तो वो सिपाही भेज देते हैं वहां। सिपाही वहां पहुंच गए हैं। अब वहां क्या किया जा रहा है, जंगल के अंदर 4 लेन 6 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, और उन सड़कों के लिए रातों रात लाखों पेड़, जेसीबी मशीन ला करके, बुलडोजर ला करके रातों रात लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। बस्तर का जो इलाका है वो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का इलाका। उस इलाके में बिना ग्राम सभा की इजाजत के आप एक भी पेड़ नहीं काट सकते, सरकार नहीं काट सकती। सरकार को इजाजत नहीं है कि वो पेड़ काट दे। पहले ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, सरकार को इजाजत लेनी पड़ेगी आदिवासियों की ग्राम सभा से, उसके बाद पेड़ काट सकते हैं या जमीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन सरकार पूरे कानून कुचल के बड़ी तादाद में रातों रात पेड़ काट देती है। अब उन पेड़ों में बीच में आदिवासी के महुआ के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, दूसरे उसके जीवन के उपयोग के पेड़ हैं जिससे उसका जीवन चल रहा है, तेंदू है। तो आदिवासियों की लाइवलीहुड बर्बाद हो रही है। तो आदिवासियों ने इसका विरोध करना शुरू किया कि ये मत काटो। फिर क्या कर रहे हैं, सड़क बना दे रहे हैं। अब उनको लगता है कि सड़क को नक्सली तोड़ ना दें, तो फिर पुलिस का कैंप बनाते हैं। तो 1-1 किलोमीटर पे, 2-2 किलोमीटर पे पुलिस के कैंप। अब एक कैंप में 1000 सिपाही रहेंगे, तो 1000 सिपाही के लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए। कहीं कहीं तो पूरे गांव के चारों तरफ फेंसिंग लगा के पूरे गांव को कैंप बना दिया, और 1000 सिपाही को। ये ग्राम सभा वाला मसला है, 5वीं अनुसूची वाला, ये किसी ने सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी? ये सरकार ऐसे कर रही है। भाई सर्वोच्च न्यायालय से ही तो भारत के संविधान का अंग है ना 5वीं अनुसूची, उसका पालन करना सरकार की ड्यूटी है। अब सरकार अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, ड्यूटी के उल्टा जा रही है, अगेंस्ट जा रही है।
हमने तो बहुत सारी कंप्लेंट्स लिखित में भेजी कि देखिए ग्राम सभा के बिना आपने ये पेड़ काट दिए। मैंने ही कितने सारे आदिवासियों के इंटरव्यू राहुल गांधी को भेजे, मुख्यमंत्री बघेल को भी भेजे थे उस वक्त, और तहसीलदार, कलेक्टर, सबको भेजे कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, रोको इसको। किसी ने नहीं रोका, कोई चिट्ठी का जवाब भी नहीं देता है। धड़ाधड़ वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर कैंप बनाते हैं, कैंप के लिए पेड़ काट देते हैं। और फिर गांव में जब आप 1000 सिपाही को रख दोगे तो वो सिपाही लैट्रिन करने भी जाएगा, कहां जाएगा? तो लोगों के खेतों में जाएगा। वहां औरतें काम कर रही हैं तो अब औरतें भी मिलेंगी, तो आदिवासी औरतों से बलात्कार शुरू हो जाते हैं जब गांव में सिपाही बैठ जाते हैं। निर्दोष नौजवानों को फर्जी मुठभेड़ में मारना शुरू हो जाता है। फिर आदिवासियों के जो रिसोर्सेज हैं, तालाब है, तालाब पे सिपाही कब्जा कर लेते हैं। जंगल में से लकड़ियां काट काट के अपने कैंप में ले जाकर खाना बनाते हैं, तो जंगल खत्म होने लगता है। अब जो सूखी लकड़ी आदिवासी जला करके अपना खाना बनाता था, वो बड़े पैमाने पर 1000 सिपाही रोज काटने लगेगा, तो आदिवासी के लिए क्या बचेगा? उसके रिसोर्सेज सब खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अब क्या हो रहा है, ये सिपाही गांव में जाते हैं, आदिवासी को बोल देते हैं तुम लोग जंगल नहीं जाओगे, तुमको मारेंगे, तो आदिवासी का जंगल जाना बंद कर देते हैं। फिर इनको आदिवासी से डर लगता है, तो आदिवासी के घर में सब्जी काटने का चाकू, धान काटने की दराती, मिट्टी खोदने का फावड़ा, खुरपी, धनुष, बाण, जो उसके परंपरागत सारी चीजें हैं, बंडा, सब छीन के ले आते हैं। तुम हमारे ऊपर हमला करोगे, तो अब आदिवासी के ऊपर कुछ बचा नहीं। फिर उनके ढोल फोड़ देते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को सिग्नल दोगे, तो ढोल फोड़ देते हैं। अब आदिवासी अपनी शादी ब्याह में ढोल नहीं बजा सकता, जंगल में नहीं जा सकता, उसकी औरतें जंगल में नहीं जा सकती, तो आदिवासी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये सब देख करके वहां के नौजवानों ने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, हम इसको रोकेंगे। तो उन्होंने 18 जगह पर शुरू में, और बाद में फिर और भी बढ़े थे, 21-22 जगह धरने लगाए कि ये गांव में आप चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाना बंद करो, ये आप पूंजीपतियों के लिए और माइनिंग कंपनी के लिए बना रहे हो। आदिवासी के पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, हद से हद मोटरसाइकिल है किसी के पास। हमको ये 4 लेन 6 लेन नहीं चाहिए। हमारे गांव में जो पुरानी छोटी सड़क है उसी को मरम्मत कर दो, हमारे लिए वो बहुत है। ये नई चौड़ी सड़कें मत बनाओ, पुलिस कैंप मत खोलो, हमारा जल जंगल जमीन को उजाड़ो मत, 5वीं अनुसूची का पालन करो। यही मांग थी मूलवासी बचाओ मंच। तो मूलवासी बचाओ मंच के जो नौजवान युवा नेतृत्व था उसको जेल में डाल दिया। और वहां के होम मिनिस्टर का बयान है कि ये माओवादियों का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, माओवादी द्वारा बनाया गया संगठन है। हमने कहा वेरी गुड, मान लिया हमने कि माओवादियों का बनाया गया है, लेकिन ये लोग हथियार तो नहीं उठा रहे। आप ही भाई, सरकार ही तो कहती है माओवादी अगर हथियार रखते हैं तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। ठीक है, ये लोग माओवादी हैं पर हथियार नहीं है इनके पास, ये बिना हथियार के माओवादी हैं, कर लो बात। भाई आप यही तो कह रहे थे बिना हथियार के माओवादियों से बात कर लेंगे, कर लो। क्यों नहीं करी बात उनसे? तो अब जो सरकार नाटक कर रही है कि हथियार रख दोगे हम तुमसे बात कर लेंगे, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, हम तुमको यहाँ का नेता बनने देंगे, तुमको यहाँ काम करने देंगे, तुम जो हो सरकार का विरोध भी कर लेना, तुम अब डेमोक्रेटिक आंदोलन चला लेना, ये सब फर्जी बातें हैं। ये कुछ होने वाला नहीं है। सरकार अपना विरोध नहीं करने देगी किसी को, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है बस्तर में। बस्तर की मूल लड़ाई संसाधनों पर कब्जे की है और सरकार किसी को बीच में नहीं आने देगी। चाहे वहां महात्मा गांधी क्यों ना आ जाओ, सरकार उसको भी जेल में डाल देगी या गोली मार देगी। अब तो पूंजीपति और बस्तर के संसाधनों के बीच कोई नहीं आ सकता, सरकार मार देगी या जेल में डाल देगी। भीमा कोरेगांव में जो 16 कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की आवाज उठाई। जो गढ़चिरौली में 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिसमें जीएन साई बाबा और प्रशांत राही और ये सब लोग शामिल थे,
वो सब आदिवासियों की आवाज उठाने वाले लोग थे। तो आज आदिवासी की आवाज उठाते ही आपको जेल में डालने की तैयारी शुरू हो जाती है। सारे देश में हो रहा है। अभी एक लखनऊ एफआईआर करके एक फर्जी मामला बनाया जा रहा है, जिसमें वहां ये मनीष आजाद वगैरह और फिर हरियाणा के वकील, पंजाब के वकील, हरियाणा चंडीगढ़ के हरियाणा के लोग, सबको बताओ यहां कौन सा माओवाद है, यहां कौन सा नक्सलवाद है। लेकिन बस कोई भी अगर माइनिंग माफिया के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, कॉरपोरेट की लूट के खिलाफ या बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों के पक्ष में अगर लिख दे, बोल दे, तो पूरा होम मिनिस्ट्री, पूरा एनआईए, पूरी सीबीआई सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर रूपेश ये सोच रहे हैं कि उनको सरकार कहेगी कि वेरी गुड, आप यहां के आदिवासियों के नेता बन जाइए, हमारा विरोध कीजिए, आंदोलन कीजिए, हमें गलत करने से रोक दीजिए, ये नहीं होने वाला। अच्छा, इसमें एक आपने एनालिसिस किया होगा, ये सारी प्रोसेस से इन टच हैं आप, ये मेन लीडरों के अलावा जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है या स्टेट कमेटी मेंबर है या डिविजनल कमेटी मेंबर है, इसके अलावा जो आम कारकुन हैं उनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। 350 के लगभग ये सरेंडर किया था, उनमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो आम कारकुन की है। उनके बारे में माओवादियों की सेंट्रल कमेटी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, उनको कॉल भी किया है कि आप वापस आ जाइए पार्टी में, हमें आपसे कोई गिला नहीं है, इनको पहचानिए, ये जो लीडर हैं जिन्होंने आपको गुमराह किया है। आपकी क्या असेसमेंट है कि उनका क्या बनेगा, उनकी क्या फेट होगी? हाँ, उनको खतरे में तो डाला गया है, उनको एक्सपोज कर दिया गया है। अब वो लोग हमेशा एक तो शक की निगाह से देखे जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम डीआरजी में नहीं जाएंगे, सरकारी बंदूक नहीं उठाएंगे। तो अगर बस्तर में इतना पोलराइज्ड है माहौल, आज से नहीं, पिछले कई सालों से, सलवा जुड़ूम के समय से ही पुलिस की एक साफ वहां पर लाइन है। पुलिस की लाइन यह है कि कोई आदिवासी नौजवान अगर पुलिस के साथ नहीं जुड़ा है तो पुलिस ये मान के चल रही है कि नक्सलवादियों के साथ जुड़ा हुआ है। और पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो उसको सीधी सूचना दे देते हैं कि या तो तू हमारे साथ जुड़ जा, डीआरजी बन जा या किसी भी फोर्स में आ जा, वरना हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे, नहीं तो तुझे फर्जी मामले में फंसा के जेल में डाल देंगे। और ऐसा बहुत हुआ है बड़े पैमाने पर, आज भी जारी है। तो अब ये जो नौजवान जिन्होंने जो पहले माओवादी पार्टी में थे, अब वो हथियार छोड़ करके या तो डीआरजी में आए, तब सरकार उनको बख्शेगी। अगर वो नहीं उठाएंगे तो वो हमेशा शक की निगाह से देखे जाएंगे कि तुम पुलिस के साथ नहीं जुड़ रहे हो तो तुम जरूर माओवादियों के संपर्क में हो, उनके समर्थन में हो, और उनका गांव में रहना बहुत खतरा हो जाएगा। तो उनको एक्सपोज करके ऐसे छोड़ देना जंगल में, ये बहुत खतरनाक हालत हो सकती है वहां पे। और दूसरा, सरकार की तरफ से भी उनको कभी भी उन पर अटैक हो सकता है कि तुम लोग माओवादियों के साथ हो, उनको फर्जी मामले में फंसाया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, मारा भी जा सकता है। तो उनको लेकर हमें भी चिंता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरा, गांव के लोग भी डरे हुए हैं। गांव के लोग ये डरे हुए हैं कि ये लोग जो अब सरेंडर किया है, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर के जो गांव माओवादियों की मीटिंगों में जाते थे या आंदोलन में कभी शामिल रहे थे, तेंदुपत्ता की रेट बढ़ाने में या दूसरे किसी आंदोलन में, तो गांव वालों को भी फंसाया जा सकता है कि तुम लोग माओवादियों के समर्थक थे। अटैक किया जा सकता है, वहां के नौजवानों को जेलों में डाला जा सकता है। तो ये गांव वाले के को भी वहां एक डर पैदा हो गया है। तो ये एक वहां की ग्राउंड सिचुएशन है। और
जिस तरीके से रुपेश कह रहे हैं, हमें तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है कि सब कुछ चंगा चंगा हो जाएगा, सब चंगा सी, ऐसा नहीं होगा। अभी बहुत गड़बड़ें होनी बाकी हैं। ये सरकार इतनी अच्छी है नहीं जितना अच्छा रुपेश उसको समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि जैसे 41 की जो सेंट्रल कमेटी थी, ये सुनने में आया है माओवादियों की, उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एलिमिनेट हो चुकी है, ये कोई सरेंडर कर चुका है। तो बहुत कम गिनती में वो सेंट्रल लीडरशिप बाकी बची है। स्टेट लेवल पे भी ऐसा ही कुछ डैमेज हुआ है। और दूसरी तरफ सरकार का जो रुख है वो भी समझते हैं आप कि उन्होंने डेडलाइन डिक्लेयर की हुई है 31 मार्च 2026 को माओवादियों को खत्म कर दिया जाएगा। आपकी क्या असेसमेंट है, क्या ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी? नहीं, मेरा असेसमेंट ये है कि पहली बात तो ये कि नक्सलियों को क्यों खत्म हो जाना चाहिए। भाई, हम तो ये चाहते हैं कि दमन खत्म हो, अत्याचार खत्म हो, लूट खत्म हो, जो पूंजीवादी लूट है जो सरकार चला रही है वो खत्म हो। हम प्रतिरोध को क्यों खत्म करना चाहेंगे, हम रेजिस्टेंस को क्यों खत्म करना चाहेंगे? जो अपराध है वो तो सरकार कर रही है। सरकार वहां पूंजीपति के लिए जा करके आदिवासियों के गांव जला रही है, गांव उजाड़े हैं, सलवा जुलूम से लगा के आज तक निर्दोषों को जेल में डाला है, मारा है लोगों को। और उससे भी पहले जो किसानों और मजदूरों और महिलाओं का जो दमन हुआ है वो खत्म हो, उसके खिलाफ जो लड़ाई खड़ी हुई है। और मैंने शुरू में जैसा कहा कि ये जो दमन करने वाली ताकतें हैं ये हथियारबंद हैं, हथियारों से लैस हैं। उसके खिलाफ अगर छुटपुट नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने छुटपुट हथियार उठा लिए या छीन लिए, देखिए आज तक होम मिनिस्ट्री ने भी यही नहीं माना कि नक्सलियों के पास कोई विदेशी हथियार है। होम मिनिस्ट्री की किसी रिपोर्ट में नहीं कहा गया है। होम मिनिस्ट्री भी ये मानती है। और अभी जो विकास तिवारी के वीडियोस आए हैं उसमें भी उसने ये बताया है कि सारे हथियार पुलिस के छीने हुए हैं। और पुलिस किसके लिए काम कर रही है? पूंजीपति के लिए। तो एक तरीके से हमला करने वाले पूंजीवादी शक्तियों से आदिवासियों ने हथियार छीन लिए और उसी के हथियार से उससे लड़े। तो हम ये क्यों कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस बंद हो जाए? भाई, हमलावर तो सरकार है, अत्याचारी और अपराधी और क्रिमिनल तो सरकार है। क्राइम शुरू किसने किया? सरकार ने। लोगों ने तो उसका विरोध किया और सरकार के हथियार छीन के किया। तो हम क्यों चाहेंगे कि विरोध बंद हो जाए? तो हम तो नहीं, मेरा सवाल थोड़ा इससे हटके था कि आपकी असेसमेंट के अनुसार क्या जितना बड़ा ये हमला किया जा रहा है, जितने बड़ी स्तर पे सरेंडर हो रहे हैं, कि क्या ये मूवमेंट को खत्म करने में कामयाब हो जाएगी सरकार? नहीं, मुझे ये भी नहीं लग रहा है। ये भी मुझे नहीं लग रहा कि ये हो सकता है कि एक वक्फे के लिए, एक टाइम के लिए पार्टी डोरमेंट हो जाए, सुषुप्तावस्था में चली जाए, हाइबरनेशन में चली जाए, ये हो सकता है। और जैसा कि बरबरा राव ने कहा कि हम तो फिनिक्स पक्षी की तरह हैं। फिनिक्स पक्षी की कहानी ये है कि वो अपनी राख में से फिर पैदा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक जुल्म है तब तक बगावत जिंदा रहेगी। और सरकार अभी जालिम का अपना काम छोड़ करके वो मजलूम की खिदमत करने वाले रोल में अभी नहीं आने वाली नजदीक में। तो अभी तो पूरा फांसीवाद अपने नंगे रूप में है। तो जब तक जुल्म रहेगा तब तक बगावत रहेगी। मैं ये, चलिए एक हाइपोथेटिकली मान भी लें कि माओवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो भी मैं ये नहीं मानता कि कभी भी लोगों का जो प्रतिरोध है और हथियार वाला प्रतिरोध है वो भी खत्म हो सकता है। नहीं हो सकता। अगर आप हथियार लेके हमला करेंगे तो लोग आपके हथियार छीन के आपसे लड़ेंगे। ये एक नेचुरल क्रिया की प्रतिक्रिया है।
एक्शन का रिएक्शन है, वो होगा ही होगा। नई नई पार्टी बन जाएगी, नया ग्रुप बन जाएगा, नया आंदोलन खड़ा हो जाएगा। एक सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अर्बन नक्सल होंगे। नेक्स्ट क्या, ये तो पहले से ही चल रहा है भाई। भारत में जो भी गरीब की बात करे, मजदूर की बात करे, किसान की बात करे, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाना, उसको जेलों में डालना, ये सरकार आज से तो कर नहीं रही। ये तो कई दहाके गुजर गए तब से डेमोक्रेटिक कारकुनों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को जेलों में डालना, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना, उनका जेलों में मर्डर कर देना, जेलों के बाहर मर्डर कर देना। कितने ही सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मार डाला गया। तो ये तो सरकार का पुराने टाइम से काम है। नेक्स्ट टारगेट क्या, ऑलरेडी टारगेट है भाई। सूरज कुंड में जो होम मिनिस्टर्स का सम्मेलन हुआ, मोदी ने क्या स्टेटमेंट दिया? मोदी ने कहा दो तरह के माओवादी हैं, एक बंदूक वाले माओवादी, एक कलम वाले माओवादी। जो ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं, ये सब कलम वाले माओवादी हैं, आपको इनको भी पहचानना है। और उसने कहा कि आप अपनी ये जो तरीके हैं, पुलिस के तरीके, उन पर ही भरोसा मत करिए, डाटा पर भरोसा मत करिए, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, विचारधारा को पहचान करिए। क्या संदेश दिया मोदी ने? कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो आरएसएस और बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन सबको आपने जेल में डालना है। विचारधारा पहचान के, मतलब जिसकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से नहीं मिलती, उसको जेल में डालो, मोदी साफ कह रहा है। तो इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या? ये तो ऑलरेडी टारगेटेड है हम लोग। तो आज देश में हालत ये है कि ना सिर्फ इनकी पूंजीवादी लूट का विरोध करने वाले लोग टारगेट पे हैं, बल्कि मुसलमान, क्रिश्चियन, जो माइनॉरिटीज हैं, कटगिनती जो हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, सिर्फ उनके माइनॉरिटी होने की वजह से। तो ये तो सबसे बुरा दौर है फासीवाद का। तो ये तो इनकी धमकी है कि हम नेक्स्ट टारगेट आपको करेंगे, ताकि हम लोग डर के मारे चुप हो जाएं। लेकिन इनकी धमकी से कोई डरता वरता नहीं है। अमित शाह और मोदी से कोई डरता नहीं है इस देश में, कोई नहीं डरता है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं डरता है। तो ये नेक्स्ट टारगेट तुमको बनाएंगे, बना लो। तुम्हारा ये कोई नया खेल थोड़ी है, बहुत पुराना खेल है। बहुत पहले से तुम लोग हमारे ऊपर अटैक करते आ रहे हो, डाल दो जेल में, मार डालो, कोई नहीं डरता तुमसे, कोई चुप नहीं बैठेगा। अच्छा, इस ऐसी स्थिति में आप कोई कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन दिमाग में आता है आपके में, ऐसे करना चाहिए? एक तो माओइस्ट फोर्सेस हैं, वो अपना मतलब चाइनी जो पाथ हैगा रेवोल्यूशन का, मेनली उसको कॉपी किए हुए हैं उन्होंने उसको, या अपना गाइडिंग प्रिंसिपल कह लो, वो माना हुआ है। आपके हिसाब से मतलब कौन सा हो सकता है? नहीं, मेरे दिमाग में अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि हालत बदले। इसलिए मैं रास्ता ढूंढने के लिए बार बार जनता के बीच में जाता हूं। मुझे लगता है जनता ही रास्ता ढूंढेगी और जनता ही बताएगी कि ये रास्ता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपनी साइकिल उठाता हूं और मैं साइकिल उठा करके यात्राओं पे निकल जाता हूं, लंबी लंबी। मैं 2-2, 2.5 महीने साइकिल यात्राओं पे निकल जाता हूं। अभी पिछले दिनों मैं दिल्ली से बंबई साइकिल पे गया और पूरे आदिवासी इलाकों में नौजवानों से बात करता गया कि ये हालत है, बताओ क्या करना है। और मैंने देखा कितनी बुरी हालत है। सिर्फ बस्तर में नहीं, पूरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आदिवासियों की जमीनों को भूखे भेड़ियों की तरह ये कॉरपोरेट, ये बड़े सेठ, साहूकार, सरकार, पुलिस मिल करके छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। मजदूर, जिन आदिवासियों की जमीनें छीन ली गई, उनको मजदूर बना दिया गया, वहां इंडस्ट्री लगा करके मजदूर बना दिया। उन मजदूरों के सारे अधिकार छीन लिए गए। 8 घंटे का अधिकार था उनका, छीन लिया गया। 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, 14 और 16 घंटे भी काम कराया जा रहा है, कोई ओवर टाइम नहीं।
हफ्ते की छुट्टी जो मजदूर का अधिकार था वो छीन लिया गया, 7 दिन काम करो। मिनिमम वेजेस छीन लिया गया, जो मतलब भेड़ियों के मुंह में डाल दिया गया है मजदूर को, जो दे दे चुपचाप लो, सरकार बीच में नहीं आएगी। कोई लेबर इंस्पेक्टर, कोई लेबर ऑफिसर आज किसी फैक्ट्री में नहीं जाता है, किसी ऑफिस में नहीं जाता है, उसको सरकार की तरफ से हुक्म है कि तुम पूंजीपतियों को परेशान नहीं करोगे, इन सेठ साहब को परेशान नहीं करोगे, तुम नहीं जाओगे। कोई लेबर डिपार्टमेंट आज मजदूरों की रक्षा के लिए अपना काम नहीं कर रहा है। तो किसान की, आदिवासी की पहले जमीन छीन ली, उसको मजदूर बना दिया, फिर उसके अधिकार छीन लिए। जनता का पूरी तरह से खून चूसा जा रहा है। तो मैं तो इस इंतजार में हूं कि कोई पूरे देश में ऐसी बगावत भड़के जो इस पूरी की पूरी हालत को बदल दे। ये दमन खत्म हो, ये लूट खत्म हो, मेहनत की लूट, जमीन जायदाद की लूट, गरीब जनता के संसाधनों की लूट, ये खत्म हो। और मैं ना सिर्फ रास्ते की तलाश में हूं, मैं भड़काता भी हूं। मैं बताता हूं कि ये जुल्म है, इसको सहन मत करो। मैं बेरोजगार लड़कों को बताता हूं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, तुम्हारा दुश्मन ये पूंजीवाद है, इसके खिलाफ लड़ो। मुसलमान तो तुम्हारा कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेगा, क्योंकि वो भी उसी जुल्म का शिकार है। उसकी भी शिक्षा महंगी हुई है, उसको भी बेरोजगार बनाया गया है, उसकी भी जमीन छीनी गई है। तो मिलकर के लड़ो, इस पूंजीवाद के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ो। तो मैं तो भड़काता भी हूं, और मेरी कोशिश है कि कोई ना कोई इस तरह की एक खड़ी हो ताकत जो इस देश की हालत को बदल दे। लेकिन हम छोटे से लोग हैं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता कि आपको भी टारगेट किया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने अपना अंतिम अंजाम सोच रखा है कि जेल में डालेंगे या मार डालेंगे, और उन दोनों के लिए मैंने अपने को मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है कि कोई अब मुझे डर नहीं है मारे जाने में या जेल जाने में। आपको मालूम होगा 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मामला जिसमें 16 आदिवासियों का सीआरपीएफ और पुलिस ने कत्ल किया था, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी मां की सिर में चाकू मार दिया था, उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया था, नानी के ब्रेस्ट काट दिए थे, नाना का पेट फाड़ दिया था, और 16 आदिवासियों का कत्ल किया था। वो मामला मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने कत्ल किया उनको बचाने के लिए उल्टा मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया, पेटिशनर के ऊपर। तो मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बोल दिया, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा 5 लाख, डाल दो मुझे जेल में। तो मैं जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरता हूं, और मैं पहला भारतीय बन गया जिसने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे रिजेक्ट किया है कि नहीं दूंगा, डालो जेल में। क्योंकि हम सच्चाई और न्याय के लिए तो लड़ना नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए जेल जाना है तो जाएंगे, मरना है तो मरेंगे, डरना वरना तो अब नहीं है। अच्छा, एक साइजेबल सेक्शन है इंटेलेक्चुअल का, वो नॉर्मल सिचुएशन में अपने आप को प्रोग्रेसिव कहलाता रहता है, लेकिन जब ऐसा कोई क्राइसिस आ जाता है जैसे अब की सिचुएशन है, तो वो टिप्स पर गिने जाने वाले बुद्धिजीवी रह जाते हैं जो बोलते हैं, जैसे सोनी सोरिया आप बोल रहे हैं, 2-4 और हैं, या बेला भाटिया थी, वो जब बसवा राजू का एनकाउंटर हुआ तो उनकी डेड बॉडीज के लिए वो वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्रोटेस्ट किया। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने अपनी मौत का डर निकाल दिया है। जो भी और डरता कोई नहीं है, इनसे डरता कोई नहीं है। और सोनी सोरी का जैसे आपने कहा कि बेला भाटिया भी हमारी पुरानी मित्र है, हमारे आश्रम में वो रही है लंबे समय, जब दंतेवाड़ा में हमारा आश्रम था। और सोनी सोरी तो हमारी बहुत नज़दीक की और साथी कॉमरेड है, साथी है। तो हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, और यही मेरा इन लोगों के बारे में विश्वास है कि ये लोग अपना जो काम है वो जारी रखेंगे हिम्मत के साथ। हम में से कोई नहीं डरता है, ना जेल जाने से डरता है, ना किसी चीज से डरता है। तो हम लोग तो लड़ते रहेंगे।
अपना जो हमारी जो दूसरे हैं जो लड़ सकते हैं लेकिन चुप हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? चुप तो नहीं रहना चाहिए। किस बात का डर है भाई? अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े उम्र के हो गए हैं, जिंदगी अपनी पूरी जी चुके हैं। अब अगर मर भी गए तो कोई इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि हमने जिंदगी का ये सुख नहीं भोगा, सारे सुख भोग चुके हैं हम लोग। तो अब बिना डरे जुल्म के खिलाफ उठो, आगे आओ, लड़ो, और मरने से पहले इस संतोष से मरो कि हम लड़ते लड़ते दुनिया को बदलने की कोशिश करते करते मरे हैं, और हो सकता है हम जीत भी जाएं, दुनिया बदल ही जाए हमारी हयाती में, हमारी जिंदगी में। तो एक बार आखिरी अपना दांव खेल जाओ। क्या हुआ? हमारे पिताजी कहा करते थे कि आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, सो लेट देयर बी अनदर फाइट, द लास्ट एंड द बेस्ट। तो मैं जिंदगी भर एक लड़ाका रहा हूं, तो चलो एक आखिरी लड़ाई और सही, सबसे अच्छी और सबसे तेज लड़ाई, एक आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये थे हिमांशु कुमार जी, जिनको आपने सुना है, अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, कमेंट करना, अपनी राय देना। दोस्तों आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे बहुत ही पॉजिटिव नोट ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि संघर्ष करना इंसान का फर्ज है, उन्होंने करना चाहिए, साइलेंट नहीं होना चाहिए। जदों भी कोई सामने अपने कोई जबर जुल्म हुंदा देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए है। ये संदेश हिमांशु कुमार जी का एक बार